स्टडी IQ CS। स्टडी IQ CS में आपका स्वागत है और हमारा क्रैक मिशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज क्रैक मिशन का सेकंड सेट है जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा इंडियन इकोनॉमी के 10 MCQs, है ना। क्या क्या डिस्कस करूँगा इंडियन इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन। वो ये मेरा छोटा सा इंट्रो है। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। देखिए, इसका थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। जितने जो MCQs रहेंगे 10 MCQs रहेंगे और 10 MCQs का लेवल मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। जो पिछली क्लास में जो लेवल था वो थोड़ा बेसिक लेवल था, इसमें मैंने थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल लेवल इसमें बढ़ा दिया। यानी ऐसा आपका बेस बनने लग जाएगा किसका, इकोनॉमिक का। जैसे लेवल बढ़ते जाएगा वैसे आपका बेस भी अच्छा होता जाएगा। और ये जितने भी MCQs है वो MPPSC, UPPSC और UPSC व जितनी सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न, विच ऑफ द गुड डिमांड अफेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। यदि प्राइस बढ़ने पर, है ना, कौन सी इसमें से वस्तु प्रभावित होती है। कौन सी वस्तु होती है। पहली ऑप्शन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है इलास्टिक गुड, दूसरा ऑप्शन है नॉन इलास्टिक गुड, या दोनों। पहले दोनों के बीच डिफरेंस समझो। जो इलास्टिक गुड होती है वो होती है लग्जरी वस्तुएं। कौन सी वस्तु होती है, लग्जरी वस्तु होती है। जैसे स्पोर्ट्स कार हुई, है ना, स्पोर्ट्स कार हुई या मोबाइल फ़ोन हुआ या कुछ भी ब्रांडेड चीज़ें, कुछ ब्रांडेड वस्तु या ब्रांडेड गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ने पे क्या होती है, वो प्रभावित होती है ना। यदि मान लो किसी मोबाइल की प्राइस बढ़ गई, हमें कोई फ़र्क पड़ेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं लेगी, फिर उसको दूसरा मोबाइल लेगी, दूसरे ऑप्शन पे जाएगी। वो किसी स्पोर्ट्स कार की वो बढ़ गई प्राइस तो लेने जाएगी नहीं जाएगी। मतलब इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क किसको पड़ेगा, उन गुड्स को पड़ेगा जिनकी प्राइस बढ़ी है। कहीं ना कहीं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, उनकी डिमांड गिर जाएगी। अब दूसरी आती है नॉन इलास्टिक गुड्स। नॉन इलास्टिक गुड्स क्या होती है, नॉन लग्जरी, जो क्या नहीं होती, लग्जरी वस्तुएं नहीं होती, जो कहीं ना कहीं डेली यूज़ में आती। जैसे नमक, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं नमक का। क्या नमक हम खाना बंद कर देंगे यदि उसकी प्राइस बढ़ गई तो? कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये क्या है, नॉन इलास्टिक गुड्स में आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा इलास्टिक गुड्स। क्या रहेगा इसका आंसर, इलास्टिक गुड्स। आते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इन इनडायरेक्ट टैक्स पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर डिफरेंट। देखिए, क्या डायरेक्ट टैक्स में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट अलग अलग रहते हैं क्या? क्या देने वाला कोई और होता है ना, सॉरी, लगाते किसी और पे, वो देने वाला कोई और होता है क्या? देखते समझते हैं। देखिए, जो देखो दो प्रकार के टैक्स रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। जो डायरेक्ट टैक्स है ना, उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जिससे लेना होता है। मान लो लगाया भी उसी पे जाता है और लिया भी उसी से जाता है, उससे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, सैलरी देते समय या वेतन देते समय उसमें से टैक्स काट लिया जाता है। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या है इसमें, सेम है। यानी देने वाला भी वही है ना, वो सॉरी, लगाया भी उसी पर है, वो देने वाला भी वही है। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी मान लो कोई सामान खरीदा आपने, कोई वस्तु खरीदी, मान लो आपने मोबाइल खरीदा और टैक्स टैक्स किस पे लगाया, मोबाइल कंपनी पे। टैक्स तो कर किस पे लगाया, मोबाइल कंपनी पे। बोलिया किस पे, आप पे। तो क्या होगा यहाँ पर, दोनों अलग अलग हो गए। यानी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट अलग होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग होगा। ये किस में होता है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ना कि डायरेक्ट टैक्स में। सो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, चार्ज आर लिवाइड ओनली ऑन डायरेक्ट टैक्स। आहा, ये स्टेटमेंट में समझो थोड़ा।
जो चार्ज होता है क्या, एक प्रकार का चार्ज होता है जो टैक्स पे लगाया जाता है। ये भी क्या होता है, एक प्रकार का चार्ज होता है जो किस पे लगाया जाता है, टैक्स पर लगाया जाता है। अब कौन से टैक्स, ये दोनों प्रकार के टैक्स पे लगाया, सॉरी, ये सिर्फ किस पे लगाया जाता है, ये लगाया जाता है सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पर। किस पे लगाया जाता है, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे। यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। एक और स्टेटमेंट समझ लीजिए, तीसरा वाला, फिर मैं दोनों को अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया, सेज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ना भैया ना, ये जो सेज होता है वो कलेक्ट होता है किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन गलत है। सो आंसर क्या है इसका, आंसर है बी, ऑप्शन ए और सी, दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर, दोनों ऑप्शन गलत है। समझिए, सरचार्ज वो सेज क्या होता है, जो सरचार्ज होता है वो एक्चुअली एक प्रकार चार्ज होता है जो किस पे लगाया जाता है, टैक्स पे लगाया जाता है। वो ये टैक्स कहाँ, जो ये टैक्स कहाँ रखती है, ये रखती है केंद्र सरकार अपने संचित निधि में। किसमें, संचित निधि यानी कॉन्सुलेटेड फंड में रखती है। और इसको किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए इसको खर्च किया जा सकता है। तीसरा देखिए यहाँ पर सेज कौन लगाता है, ये लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये टैक्स ऑन टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स यानी टैक्स के ऊपर टैक्स है। समझिए कैसे, मान लो आपकी सैलरी में से 100 रुपये आपकी सैलरी की, 100 रुपये क्या है, आपकी सैलरी है, और 30 रुपये आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। एग्जाम्पल की समझा रहा हूँ ना, उसमें से 10% क्या लगा दिया आपका, प्लस सर चार्ज लगा दिया, यानी इनकम टैक्स के ऊपर 10%। तो यहाँ कितना हुआ, इनकम टैक्स कितना लिया आपसे, 30%। 30% का 10% क्या हुआ, 3 रुपये। तो कितना टैक्स भरोगे आप, टोटल अब 33% टैक्स भरोगे। तो 30 तो वो होगा इनकम टैक्स वाला, और 3 कौन सा हो गया, सेज वाला। तो क्या होगा, टैक्स ऑन टैक्स मैंने यहाँ पर लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इन्फ्लेशन को शो करता है, यानी मुद्रास्फीति को शो करता है। कौन सा रीज़न है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। डिमांड हाई, सप्लाई लो, क्या इससे बढ़ता है क्या, देख लेते हैं चलिए। मान लो बाज़ार में कितनी वस्तु है, ये 100 वस्तु है, तो इसकी डिमांड कितने लोग कर रहे हैं, पहले 100 लोग कर रहे थे। तो मतलब कुछ नहीं, कितने रुपए में जितने रुपए की है उतने रुपए में बिकेगी, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, अब सॉरी, अब 10,000 1 लाख लोग डिमांड करने लग गए। पहले कितने करते थे डिमांड, 100 लोग, अब कितने करने लग गए, 1 लाख। अब है कितनी वस्तु है मेरे पास, 100 वस्तु है, और डिमांड करने वाले कितने हो गए, 1 लाख। तो मैं क्या करूँगा, इसकी प्राइस बढ़ा दूंगा। अब मैं इसको बेच रहा था मान लो 1,000 रुपये में, अब मैंने इसको कर दिया 10,000 रुपये में। यानी इसकी डिमांड की वजह से मैंने इसकी सप्लाई क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो शो कर रहा है कि हाँ इन्फ्लेशन इसकी वजह से बढ़ेगा। दूसरा देखो, हाई लिक्विडिटी, जितना पैसा मार्केट में जाएगा उतना लोगों की जेब में आएगा, पक्की बात है। और जेब में आएगा तो वो क्या करेंगे, उसको क्या फ्रेम करवा के रखेंगे, नहीं, उसको क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे। क्या करेंगे, खर्च। तो खर्च करेंगे तो ये वापस ये वाली कहानी आ जाएगी, यानी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी जितनी तरलता बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं की प्राइस हमें बढ़ाना पड़ेगी। तो मतलब ए और बी दोनों स्टेटमेंट शो करते हैं कि इनकी वजह से क्या बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है।
आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इन्फ्लेशन क्या होता है समझो। डिक्रीज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या इसमें गुड्स और सर्विस की प्राइस कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन देखें, क्या गुड्स और सर्विस की प्राइस हाई हो जाती है यानी बढ़ जाती है। ये दोनों में से कुछ नहीं, तो इसमें से आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। जो तीसरा वाला प्रश्न था उसका आंसर है सी ऑप्शन, है ना। अब चौथे वाले प्रश्न का क्या आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। यानी इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है किसी भी, पहले इसका हिंदी मतलब समझो, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। क्या होता है, महंगाई। महंगाई में क्या प्राइस कम हो जाती है क्या। मान लो एक मोबाइल है 16,000 रुपये का, 10,000 रुपये का हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो ये इन्फ्लेशन है क्या, ये महंगाई है क्या, नहीं है। ये तो सस्ती होगी चीज़ें। तो महंगाई क्या होती है, महंगाई वो होती है जब किसी भी वस्तु और सेवा की प्राइस बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। देखिए अब पास हो प्रश्न, इसमें से कौन सी एजेंसी कही जाती है विंडो ऑफ सॉफ्ट लोन, है ना, जो 1960 में स्थापित हुई थी, यानी 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कौन सी कही जाती है, ए ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, बी ऑप्शन ए ऑप्शन IMF, बी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, या सी ऑप्शन IDA। तो इसमें से कौन सी कही जाती है, IDA। IDA को विंडो ऑफ सॉफ्ट लोन इसलिए कहा जाती है क्योंकि ये पुअर्स कंट्री, जो भी गरीब देश है, उनको बहुत ही कम ब्याज दर पे क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। और इसके लोन की जो रीपेमेंट की डेट होती है, जो रीपेमेंट का टाइम होता है वो 30 से 40 साल होता है। यानी यदि आप लोन ले रहे हो तो 30 या 40 सालों में आप लोन वापस चुका सकते हो। और 10 या 12 साल का ग्रेस टाइम भी देते हैं, ग्रेस पीरियड भी देते हैं, यानी 10-12 साल वो लेना चाहो तो ले सकते हो। देखिए छठा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड पेपर गोल्ड और HDR। कौन देता है, IMF, IDA या मेगा। तो इसमें से कौन देता है स्पेशल राइट या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, वो देते हैं IMF। कौन देता है, IMF। जो HDR है उसका कॉन्सेप्ट आया था 1969 में। कब आया था, 1969 में। एक्चुअली ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार के राइट्स है, यानी आप बोल सकते हो एक प्रकार के राइट है, एक प्रकार का वित्त है ये भी, है ना। जो किसको दिया जाता है, सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो IMF क्या है, सदस्य है। जो किसको दिया जाता है, सिर्फ IMF के सदस्य को दिया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन का है, विच कमेटी रिकमेंड फॉर रोलिंग प्लान इन इंडिया। इसमें से कौन सी कमेटी या फिर समिति ने सिफारिश करी थी रोलिंग प्लान के लिए। ए ऑप्शन देखिए लकड़वाला कमेटी, बी ऑप्शन रंगराजन कमेटी, या सी ऑप्शन सरैया कमेटी। तो किसने करी थी सिफारिश, लकड़वाला कमेटी ने। किसने करी थी, लकड़वाला कमेटी ने। देखो लकड़वाला कमेटी और रंगराजन कमेटी दोनों ने पॉवर्टी यानी गरीबी के लिए कुछ सुझाव दिए थे, रिकमेंडेशन दी थी, है ना, सजेशन दिए थे। जो देखो जो रोलिंग प्लान है वो कब आया था, 1978 से लेकर 1980 तक आया था। और कौन लेकर आया था, ये कॉन्सेप्ट लेकर आई थी जनता गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई की सरकार। बट फिर भी क्या हुआ, 1983 में इस कॉन्सेप्ट को हटा के वापस कौन सा कॉन्सेप्ट लागू कर दिया गया, 5 ईयर प्लान लागू कर दिया गया। अब आता है आठवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान इज नोन फॉर LPG प्लान इन इंडिया। आपने देखा होगा कि भारत में उदारीकरण, है ना, निजीकरण का एक कॉन्सेप्ट आया था, वैश्वीकरण, है ना, तीनों का कॉन्सेप्ट आया था। इन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना, 3 कॉन्सेप्ट आए थे LPG का। तो ये कब आया था, ये आया था 1991 में। और आठवां 5 ईयर प्लान कब आया था, सर इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन का फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आता है क्या, नहीं। सेकंड, फिफ्थ 5 ईयर में, नहीं। वो आया था 8वां 5 ईयर प्लान में। कब आया था ये आया था 1992 से लेके 1997 तक। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मनमोहन प्लान बी। क्या कहा जाता है इसको, मनमोहन प्लान बी। और
देखो इसी यहीं से स्टार्ट हुआ था भारत में एलपीजी, है ना। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का दौर यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारे भारत में। ठीक है, अपना वो प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल इज नोन एज सुपर कैबिनेट, इसमें से कौन सी परिषद को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? कौन सी परिषद को? देखिए ऑप्शन, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नहीं, गलत। दूसरा एनडीसी, ये तीसरा एनएचआरसी, तो किसको कहा जाता है? एनडीसी को कहा जाता है, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1952 को। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। आज है 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, यानी इसमें से 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में से कौन सा सही है? पहला आईडीए की स्थापना मैं बता चुका था, कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है आईएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1955, ये भी सही है। आईएमएफ की स्थापना 1958, क्या 1958 को हुई थी? नहीं, ये हुई थी 1945, दिसंबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट और सेकेंड। देखो जिसमें 3 है वो तो गलत हो गया, अब बचा कौन सा? पहला और दूसरा, यानी ए ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। सो दोस्तों, पूरा 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। लगभग हर एक क्वेश्चन में से 3 या 4 फैक्ट हमने क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए, यानी लगभग 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। 30 से 40 क्वेश्चन, है ना। हमने पिछले एमसीक्यू मिला के और ये वाले एमसीक्यू मिला के टोटल 20 एमसीक्यू हमने कवर कर लिए हैं पहली और दूसरी क्लास में, है ना। लगभग देखो इसका जो इस वाले जो एमसीक्यू था, आज के जो एमसीक्यूज थे, उसका लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है ना। और जो अगला लेवल आएगा, उसका जो अगला सेट आएगा, उसका लेवल थोड़ा मैं वो बढ़ा दूंगा, है ना। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।